Hello students, my name is Mukesh Bhasin representing Mentors Learning Center। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है केमिस्ट्री क्लास 12 सॉल्यूशंस के लेक्चर नंबर 2 में। बिना वक्त ज़ायर किए आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। क्या गैसेस भी लिक्विड में डिसॉल्व करती हैं? जी हाँ, करती हैं। ओके, कैसे पता चलेगा? आप लोगों को पता है मछलियाँ सांस लेती हैं, ऑल एक्वेटिक एनिमल्स दे रेस्पिरेट, दे ब्रीथ। हाउ डू दे गेट ऑक्सीजन? हम लोगों ने पहले अपनी छोटी क्लास में पढ़ा है कि वो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेती हैं। कहाँ से? पानी में से। तो इसका मतलब गैसेस डिजॉल्व करती हैं। ऑक्सीजन क्या बहुत अच्छे से डिजॉल्व करती है? यानी कि क्या उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई होती है? आप लोग सरप्राइज होंगे, नहीं, बहुत हाई नहीं होती, एवरेज होती है। कुछ गैसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिजॉल्व कर जाती हैं, बहुत आसानी से डिजॉल्व कर देती हैं, वेयर सॉल्युबिलिटी इज़ वेरी हाई, लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये सब भी हम पढ़ेंगे। और ये जो सॉल्युबिलिटी है किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उनमें से एक फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है प्रेशर। तो कैसे प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है? प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ती है। आइए एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसको समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है। इस फिगर को देखिए आप लोग, ये एक क्लोज कंटेनर है विच इज फिटेड विद अ पिस्टन। पिस्टन तो आप सब लोगों को पता ही होगा क्या होता है? आप तो 12th स्टैंडर्ड में। तो ये पिस्टन, इस वक्त इसका प्रेशर, इनिशियल प्रेशर हमने P मान लिया और टेम्परेचर हमने मान लिया T है। तो इसको जरा फिगर को ध्यान से देखेंगे। ये वाला जो एरिया है, जो ब्लू शेडेड एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ गैस। यहाँ पे गैस प्रेजेंट है। यहाँ नीचे वाले एरिया में सॉल्वेंट प्रेजेंट है विच इज लिक्विड। और इस सॉल्वेंट के अंदर ये कुछ गैस डिजॉल्व है। तो गैस का डिसोल्यूशन किस चीज पे डिपेंड करता है? किस किस एनर्जी से और किस फ्रीक्वेंसी से उसके मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक कर रहे हैं लिक्विड के सरफेस पे, उसी पे डिपेंड करता है। ये सब हमें पता है। तो अगर हम इस पे प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब, इस पे मान लीजिए हमने फोर्स और लगाई। ये देखिए, पहले हमने W1 रखा हुआ था, अब हमने W1, W2, W3 और वेट रख दिया। तो वेट मतलब क्या? हमने फोर्स लगा दी। उसी एरिया पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग? we keeping the area same. If we are increasing the force, we are increasing the pressure. तो ये प्रेशर हमने बढ़ा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो हमें पता है वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये पिस्टन धीरे धीरे नीचे आएगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो क्या एयर के पार्टिकल्स या गैस के पार्टिकल्स कम हो गए? नहीं, गैस के पार्टिकल्स होते ही, ठीक है ना। आइसोलेटेड सिस्टम है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है थर्मोडायनामिक्स में, लास्ट ईयर फिजिक्स में। तो आइसोलेटेड सिस्टम में पार्टिकल्स एस्केप नहीं कर सकते, नो चेंज ऑफ मास, तो पार्टिकल्स उतने ही थे। तो फिर क्या होगा भाई? उनकी काइनेटिक एनर्जी तो वैसी की वैसी बरकरार है, बिकॉज वी हैव नॉट चेंज द टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है, राइट। हमने प्रेशर केवल इंक्रीज किया है। तो उनका स्ट्राइक रेट बढ़ जाएगा। उनका स्ट्राइक रेट बढ़ जाएगा तो नेचुरली उनका डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा। दे विल स्टार्ट गेटिंग डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड। तो इसका मतलब क्या हुआ? solubility of a gas is directly proportional to the pressure। कौन सा प्रेशर? the partial pressure of the vapors, मतलब वेपर प्रेशर। और यहाँ पे वेपर प्रेशर को हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर, राइट। इसको सबसे पहले स्टडी करके जो कंक्लूजन निकाला वो थे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, हेनरी। तो उन्होंने एक लॉ दिया। उन्होंने क्या लॉ दिया? solubility of a gas in a solution is directly proportional to partial vapor pressure of the gas above the solution। ठीक है, सॉल्यूशन के ऊपर जो वो पार्शियल प्रेशर लगाएगी उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि हम पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करते रहे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है? तो एक बार रिपीट कर देते हैं। हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन के ऊपर गैस प्रेजेंट होगी उसका प्रेशर, उसका पार्शियल प्रेशर डिटरमाइन करेगा कि कितना सॉल्युबिलिटी होगी एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हेनरीज लॉ को हम ऐसे रिडिफाइन कर सकते हैं दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। जैसे जैसे गैस का या सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा।
So finally we define Henry's law as the partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, और इसका मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये था हेनरीज लॉ। आइए इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। मान लीजिए P पार्शियल प्रेशर है, तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा? जीटा के, यानी कि मोल फ्रैक्शन के। और जब भी प्रोपोर्शनैलिटी होती है तो उसे रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये कांस्टेंट यहाँ पे क्या कहलाएगा? अक्सर हमने देखा है कांस्टेंट्स को उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे या उसी लॉ के नाम पे रख देते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसको हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहेंगे। हेनरीज लॉ कांस्टेंट। बच्चों, आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए, वो नोट्स आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होंगे। देखिए, जब मैंने ये कहा ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट होगा, तो ये KH हर एक गैस का अलग होगा, अलग अलग टेम्परेचर पे। मतलब अगर ऑक्सीजन का 293 केल्विन पे कुछ और है तो 3300 केल्विन पे कुछ और होगा, 310 केल्विन पे कुछ और होगा, और इसी तरह एक ही टेम्परेचर पे अलग अलग गैसेस का अलग अलग होगा। और अगर KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी कम, याद रखिएगा। हायर द वैल्यू ऑफ KH, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। और अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो पार्शियल प्रेशर का और मोल फ्रैक्शन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो कैसा आएगा? स्ट्रेट बेंट लाइन। इस आप ग्राफ में देख लीजिए, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl लिए हैं। मैंने बताया था HCl की सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो उसके पार्शियल प्रेशर से हमने कंपेयर किया। इट इज वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट बेंट लाइन, और ऐसे ही स्ट्रेट बेंट लाइन आपकी हर एक केस में आएगी, हर एक आइडियल केस में। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड when liquid and gas mix together तो पार्शियल प्रेशर्स कैसे होते हैं। अब हमारे को दो चीजें और पढ़नी है कि लिक्विड को अगर लिक्विड के साथ मिक्स किया जाए, लिक्विड सॉल्यूशन बना जाए, तो पार्शियल प्रेशर्स कैसे होते हैं, और लिक्विड को सॉलिड के साथ मिक्स किया जाए या सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया जाए, एक ही बात है, तो पार्शियल प्रेशर्स पे क्या इम्पैक्ट होता है। अब देखिए, जब लिक्विड के साथ मिक्स कर रहा है तो हम क्या मानेंगे? हम ये मानेंगे कि बोथ ऑफ देम आर वोलेटाइल। अगर हम एक ऐसा केस दें कि एक क्लोज कंटेनर है और वहां पे दो लिक्विड्स 1 और 2 मिक्स किए हैं। 1 हमेशा हम कन्वेंशनली किसको लेते हैं? सॉल्वेंट को, और 2 किसको लेते हैं? सॉल्यूट को। जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वो सॉल्वेंट, जिसकी कंसंट्रेशन कम है वो सॉल्यूट। बस यही परिभाषा है। अब अगर हम फर्स्ट लिक्विड का मोल फ्रैक्शन ζ1 मान लेते हैं और सेकंड का हम ζ2 मान लेते हैं, राइट, और फर्स्ट वाले का हम पार्शियल प्रेशर 1 मान लेते हैं और सेकंड वाले का पार्शियल प्रेशर 2 मान लेते हैं। इस बात को जरा ठहर के एक बार समझते हैं। देखिए, दोनों ही कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या है? वोलेटाइल है। तो पहला वाला भी वेपर्स बनाएगा, दूसरा वाला भी वेपर्स बनाएगा, और यहाँ पे जो ये वेपर्स बनेंगे, क्योंकि ये क्लोज कंटेनर है तो यहीं पे रह जाएंगे, वो यहीं पे रह जाएंगे, वो है ना। 1 के भी यहीं पे होंगे, 2 के भी यहीं पे होंगे, तो इनके मॉलिक्यूल्स 1 वाले भी यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे और 2 वाले भी इस पे प्रेशर लगाएंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ फर्स्ट, दैट मीन्स सॉल्वेंट, हम उसको कह रहे हैं P1, और जो सेकेंड वाले के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं उसको कह रहे हैं P2। हम देखेंगे कि इन पार्शियल प्रेशर्स, अब देखिए दो ही कंपोनेंट है, तो जो टोटल प्रेशर क्या होगा वो P1 प्लस P2 के बराबर होगा, है ना। तीसरा कोई कंपोनेंट तो है नहीं जो प्रेशर लगाने के लिए, तो P1 प्लस P2 विल बी इक्वल टू P। अब ये पार्शियल प्रेशर्स कितने होंगे, उनका क्या मेजर होगा, इसको बताने के लिए एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए रॉड, उन्होंने इसका रिलेशनशिप बताया। उन्होंने कहा द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय the volatile component will be directly proportional to the mole fraction of that component in the solution. P1 will be directly proportional to ζ1. तो हम क्या कह सकते हैं? P1 is equal to K ζ1,
वेयर के इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, हम जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो क्या करते हैं, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अब जरा एक और हम हाइपोथेटिकल केस लेते हैं। मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट होता, प्योर सॉल्वेंट, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का मतलब क्या है, उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1, भाई पूरा वही है। तो उस वक्त उसका इफ जीटा 1 इज इक्वल टू 1 एंड करस्पॉन्डिंग प्रेशर, अगर हम उसको कहते हैं P1 नॉट, मतलब प्रेशर on the surface when pure solvent is there, जब pure solvent हो is there, अगर वो हम P1 नॉट मान लेते हैं, एक गिवन टेम्परेचर पर वो कांस्टेंट होगा, ये तो हम समझते ही हैं। तो उन सर्कमस्टांसेस में क्या मैं ये कह सकता हूं दैट P1 नॉट इज इक्वल टू K इंटू जीटा 1, जीटा 1 कितना है 1, तो क्या K क्या हो गया, K हो गया P1 नॉट के बराबर, और ये तो कांस्टेंट है जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी कंक्लूड दैट P1 इज इक्वल टू P1 नॉट जीटा 1। ठीक है, इसी तरीके से क्या हम ये भी कह सकते हैं P2 इज इक्वल टू P2 नॉट जीटा 2, वेयर P2 नॉट क्या है, P2 नॉट है, P2 naught is the pressure of second component when only second component is present। ठीक है, तो P2 net is the pressure of pure solute, है ना, मैं सॉल्यूट सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं यहाँ पे वर्ड। तो P2 मतलब सेकेंड कंपोनेंट का जो प्रेशर है उसे हमने P2 नॉट माना। ठीक है, तो इस डिस्कशन को मैं ऐसे समराइज कर सकता हूँ दैट P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। P1 इज इक्वल टू P1 नॉट जीटा 1, इसको सेकंड मान ले। P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू जीटा 2, इसको थर्ड मान ले। तो क्या हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू P1 नॉट जीटा 1 प्लस P2 नॉट जीटा 2, कह सकते हैं ना। यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है रॉल्स लॉ का। इसी रिलेशनशिप को हम एक और जगह यूज करते हैं, अगर हमारे को जीटा 2 ना पता हो, यानी कि सेकेंड कंपोनेंट का हमारे को मोल फ्रैक्शन ना पता हो, तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए जीटा 2 क्या है, जीटा 1 प्लस जीटा 2, जब दो ही कंपोनेंट है तो ये 1 के बराबर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दैट जीटा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा 2, पुटिंग इट इन इक्वेशन ए। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा P इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू 1 माइनस जीटा 2 प्लस P2 नॉट इंटू जीटा 2। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, P1 नॉट माइनस जीटा 2 इंटू P1 नॉट प्लस P2 नॉट इंटू जीटा 2, जीटा 2 को कॉमन ले लेते हैं। P1 नॉट माइनस जीटा 2 क्या बन जाएगा ये, P1 नॉट प्लस माइनस P2 नॉट, इसको हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं और P को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं। देन द रिलेशनशिप वुड बी जीटा 2 इंटू P1 नॉट माइनस P2 नॉट इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P, और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, जीटा 2 विल बिकम इक्वल टू P1 नॉट माइनस P होल अपॉन P1 नॉट माइनस P2 नॉट। इस रिलेशनशिप को अगर हम याद रखें तो यही हमारे को हेल्प करेगा क्या डिटरमाइन करने में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, सेकेंड आ गया तो फर्स्ट आ गया, है ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों रॉल्स लॉ को हम समराइज कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल liquids, the partial pressure of each component of the solution is directly proportional to the mole fraction in the solution। ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। और मैथमेटिकली हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, क्या रिलेशनशिप हमने निकाली, P इज इक्वल टू P1 नॉट
इंटू जीटा 1 प्लस P2 नॉट इंटू जीटा 2। और दूसरी रिलेशनशिप अगर हमें जीटा 2 फाइंड करना हो तो P1 नॉट माइनस P होल अपॉन P1 नॉट माइनस P2 नॉट। ये दोनों रिलेशनशिप हम बहुत रेगुलरली यूज करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में। तो स्टूडेंट्स, जो कुछ भी अभी तक हमने रॉल्स लॉ से पढ़ा है उससे हम क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं? 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं। लेकिन उन कंक्लूजन्स को बताने से पहले मैं आप लोगों को ये याद दिला दूं, ये जो रॉल्स लॉ है वो केवल बाइनरी सॉल्यूशन पे लगेगा ऐसा नहीं है। जितने भी कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि बाइनरी तो हमारे सिलेबस में है, सिंप्लीफाइड करके हम लोग बाइनरी समझ रहे हैं। आप बड़े होंगे, आप और साइंस में आगे स्टडीज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाइनरी सॉल्यूशंस हमारी लाइफ में नहीं आते, बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं। तो वहां पे भी रॉल्स लॉ एप्लीकेबल है। पहला कंक्लूजन, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। अभी मैंने जीटा 2 के साथ इसे जो है रिलेट किया, आप इसको जीटा 1 में कन्वर्ट कर दीजिए तो भी आ जाएगा रिलेशनशिप। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन। लीनियर रिलेशनशिप से हम ये समझते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर्स ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2, जिसे हमने P1 नॉट और P2 नॉट कहा था, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। देखिए, ये हमने ग्राफ बनाया, वेपर प्रेशर, दिस वर्टिकल एक्सिस इज वेपर प्रेशर एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। अब यहां पे हम मान लेते हैं जीटा 2 0 था। अगर जीटा 2 0 था तो जीटा 1 क्या था? 1 था नेचुरली। और यहां पे अगर जीटा 2 1 हो जाता है तो जीटा 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब मैं मान लेता हूं कि P1 नॉट कम था एज कंपेयर टू P1 नॉट इज लेसर देन P2 नॉट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है इसका। तो आप देखिए, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस विल, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू फर्स्ट विल आल्सो गो ऑन डिक्रीजिंग। और ये कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा, राइट। अच्छा, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता रहेगा सेकंड का, तो उसके द्वारा पार्शियल प्रेशर भी बढ़ता रहेगा और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो वैसे आएगा, क्योंकि लास्ट में जाकर के तो वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? P2 नॉट हो सकता है। तो यही इनके ग्राफ्स आएंगे, ये इनके पार्शियल प्रेशर के ग्राफ है। तो P टोटल प्रेशर का ग्राफ कैसा आएगा? टोटल प्रेशर का ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब मान लीजिए P2 नॉट ज्यादा होता तो ये डिक्लाइनिंग आता, बिल्कुल इसका रिवर्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। तो बच्चों, अब हम केस समझेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब जहां पे हमने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया है। मान लीजिए ये एक कंटेनर है और इसमें प्योर सॉल्वेंट पड़ा है, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है इसमें। मान लीजिए वाटर है या कोई भी और लिक्विड है, और उसके बाद हम कोई इसमें सॉल्यूट मिला देते हैं, मान लीजिए सॉल्ट मिला देते हैं, यूरिया मिला देते हैं, कुछ भी, तो क्या होगा? The molecules of urea, whatever is the solvent, will go and occupy some space between these molecules. इन molecules के बीच में आकर के वो कहीं space occupy कर लेंगे, right? जैसा कि वो अंदर करेंगे वैसे ही वो surface पे भी करेंगे, right? तो अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि surface, अगर इतना बड़ा surface है कोई और उस पे अभी 10,000 मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के हैं और सॉल्यूट डिसॉल्व करने के बाद ये 8,000 हो जाते हैं। जस्ट अ हाइपोथेटिकल फिगर। अब हम लोगों को पता है जब भी कन्वर्जन होता है लिक्विड का गैसेस में, रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? रेट ऑफ वेपराइजेशन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स are getting converted or how many particles of liquid are getting converted into gas। वो किस पे डिपेंड करता है? वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अब या मॉलिक्यूल्स अवेलेबल ऑन अ गिवन सरफेस, उस पर डिपेंड करता है, ऐसा कह सकते हैं। तो जब पहले 10,000 मॉलिक्यूल्स थे या 10,000 पार्टिकल्स थे, तब ज़्यादा वेपर्स बन रहे होंगे, या जब 8,000 हो जाएंगे तब बन रहे होंगे? मतलब सॉल्यूट अब आ गया है, सॉल्यूट ने कुछ
स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है। सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है, तो पहले ज़्यादा कर रहे होंगे वेपर्स फॉर्म, अब रेट ऑफ वेपराइजेशन कम होगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन कम होगा तो नेचुरली वेपर प्रेशर भी कम होगा। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ दिस लिक्विड ऑन दिस सरफेस। इस सरफेस पे जितना प्रेशर वेपर्स एक्सर्ट करेंगे, जब वेपर्स कम फॉर्म हो रहे हैं तो प्रेशर भी कम ही एक्सर्ट करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब सॉल्यूट को, सॉलिड सॉल्यूट को या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कर देंगे वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, तो जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो ज़्यादा होगा और जो सॉल्यूशन का प्रेशर, वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। वो कितना कम या ज़्यादा होगा कैसे क्वांटिफाई करेंगे? अब मान लेते हैं कि P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, रॉल्स लॉ ने हमें क्या बताया, द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इट डिपेंड्स अपॉन इट्स मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन। तो क्या मैं कह सकता हूं दैट P1 इज इक्वल टू P1 नॉट जीटा 1। अगर हम देखें तो इस सॉल्यूशन में क्योंकि एक ही वोलाटाइल है, एक ही वोलाटाइल सब्सटेंस है, दूसरा तो नॉन वोलाटाइल है, तो वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा, केवल P1 की वजह से होगा। तो क्या हम कह सकते हैं P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू जीटा 1, वेयर जीटा 1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, समझ आ गई बात। और अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ आएगा, देखिए ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये मैं किसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, प्रेशर का टेम्परेचर के, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, वेयर दिस पोजीशन इज P नॉट। यहां पे क्या कर दिया हमने, ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया प्रेशर का, वेपर प्रेशर का या पार्शियल वेपर प्रेशर का विज़ावी मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। तो ये कैसा आएगा, ये स्ट्रेट बेंट लाइन आएगी, मतलब जब मोल फ्रैक्शन जीरो होगा, जब जीटा 1 जीरो होगा तो वेपर प्रेशर भी जीरो होगा, और जो मोल फ्रैक्शन 1 होगा तो ये किसके बराबर होगा, P1 नॉट के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स मन में ये ख्याल आएगा कि सारे सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ को ओबे करेंगे, है ना। ऐसा होता नहीं है लाइफ में, ऐसा बहुत कम होता है कि सारे लॉज हर जगह एप्लीकेबल हों, वो लॉज कहलाते हैं यूनिवर्सल लॉ। दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। तो ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, रॉल्स लॉ केवल उन सॉल्यूशंस पे एप्लीकेबल है जो आइडियल हों। अब ये आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, ठीक है। तो हम जानते हैं जब प्योर कंपोनेंट हो ई होगा, प्योर कंपोनेंट ए मतलब कुछ और उसमें मिक्स्ड नहीं है, तो क्या होगा, ए के पार्टिकल्स ए के साथ इंटरैक्ट करेंगे, और हमारे पास कंपोनेंट बी, जब प्योर कंपोनेंट बी है तो बी का बी के साथ इंटरेक्शन होगा। लेकिन व्हेन दे आर मिक्स्ड टुगेदर, ठीक है, मिक्स्ड, तो क्या होगा, ए का ए के साथ हो रहा होगा, बी के बी के साथ हो रहा होगा, लेकिन ए बी का आपस में इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, राइट। अगर तो ए का जो इंटरेक्शन है और बी का जो इंटरेक्शन है और ए बी का जो इंटरेक्शन है वो सेम होगा, समझिए बात को, ए का जो इंटरेक्शन है दैट इज इक्वल टू इंटरेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू इंटरेक्शन ऑफ ए बी, सबका इंटरेक्शन एक सा है, इक्विवेलेंट है। तो क्या होगा, जो एनर्जी चेंज होगा, ठीक है, जो एनर्जी चेंज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मैंने दोनों को मिक्स किया, ना तो कोई एनर्जी रिलीज होगी ना कोई एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, राइट, दैट इज वन। दूसरी चीज एक और समझते हैं बात, इसको एक और तरीके से समझते हैं। क्या मैंने मान लीजिए ए कंपोनेंट का 200 ml लिया, राइट, बी कंपोनेंट का मैंने 100 ml लिया, एंड आई मिक्स देम टुगेदर, ए प्लस बी, तो इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 300 ml होना चाहिए ना, ऐसे ही लगता है।
लेकिन ऐसा होता नहीं है हमेशा। देयर आर टाइम्स जब वो 300 की जगह 290 निकल जाएगा, और देयर आर टाइम जब वो 300 की जगह 310 निकल जाएगा। आप कहेंगे ये कैसे होगा, समझते हैं इस बात को। देखिए, अगर ए का इंटरेक्शन वीक था, बी का इंटरेक्शन वीक था, ठीक है, इनकी आपस में फोर्सेस वीक थी, फिजिकल फोर्सेस जो लग रही थी, और ए बी का स्ट्रांग है, तो आप क्या करेंगे, दे विल होल्ड देमसेल्फ टाइटली टुगेदर, है ना। तो और नज़दीक आ जाएंगे, वो जब नज़दीक आ जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ ए बी विल वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। लेकिन ये उल्टा है कि इनका इंटरेक्शन ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर था ए बी से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी ए प्लस वी बी विल बी लेसर देन वी ए बी का वॉल्यूम जो हमें मिलेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि देयर change in enthalpy should be zero and change in volume should also be zero। अगर ये दोनों कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं किसी पे, तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। अगर वो इन दोनों कंडीशंस को डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो और डेल्टा वी इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई नहीं करता, तो वो रोल्स लॉ को भी ओबे नहीं करेगा और उसे हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इससे हम और क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो जो प्रेडिक्ट किया है रॉल्स लॉ ने कि उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, या तो वो उससे पार्शियल प्रेशर उससे ज़्यादा निकल करके आएगा या पार्शियल प्रेशर उससे कम निकल के आएगा। तो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में जहाँ पे वेपर प्रेशर जो रॉल्ट लॉ प्रेडिक्ट करता है उससे ज़्यादा निकल के आता है, तो उसको हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, और जहाँ पे वेपर प्रेशर जो रॉल्ट लॉ प्रेडिक्ट करता है उससे कम निकल करके आता है, तो उसे हम नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। अगर हमारे पास एक ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन है जहाँ पे एक के जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं, जिन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ए बी, और बी के भी स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ए बी, तो ये क्या बनेंगे, ये वीक सॉल्यूशन बनेगा ना। मतलब ए बी एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को बहुत टाइटली होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो वेपर फॉर्मेशन इजी होगा डिफिकल्ट होगा, नेचुरली इजी होगा। भाई बॉन्ड्स वीक है तो ये एस्केप करेंगे, जब ये एस्केप करेंगे तो ये पार्शियल प्रेशर जो देंगे या वेपर प्रेशर जो देंगे वो ज़्यादा देंगे जो है आइडियल सिचुएशन से, ये कम देंगे आइडियल सिचुएशन से ज़्यादा देंगे, है ना, क्योंकि वेपर्स ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं। तो ये देखिए इस वाले ग्राफ में आप देखिए जरा, इसमें ये पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है। देखिए इसका पार्शियल प्रेशर, फर्स्ट वाले का पार्शियल प्रेशर पॉजिटिव जो है डेविएशन दे रहा है, सेकंड वाले का भी पार्शियल प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है, तो रिजल्टेंट प्रेशर क्या होगा, वो भी पॉजिटिव डेविएशन देगा। वो रिजल्टेंट वेपर प्रेशर विल बी मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसका उल्टा केस समझते हैं कि ए के फोर्सेस ए वीक हैं एज कंपेयर टू ए बी के इंटरेक्शंस भी वीक हैं एज कंपेयर टू ए बी। अब सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का एस्केप करना कंपैरेटिवली क्या होगा, मुश्किल होगा, तो वो वेपर्स कम बनाएंगे, तो ये कैसा देंगे, नेगेटिव डेविएशन देंगे। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट ने नेगेटिव डेविएशन दिया, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट ने, यहाँ सेकंड कंपोनेंट ने नेगेटिव डेविएशन दिया एज कंपेयर टू आइडियल, और यहाँ पे नेट फर्स्ट का और सेकंड का भी जो ग्राफ बना वो आइडियल वेपर प्रेशर से कम का बना, ठीक है। तो ये दो सिचुएशंस आती हैं नॉन आइडियल केस में, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। और अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे कि पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले ऐसे दो सॉल्यूशंस का आप एग्जांपल दे दीजिए, तो आप दे दीजिए। एसीटोन को याद रखिए, एसीटोन दो ऐसे मिक्सचर बनाता है वेरी कॉमन, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ और एसीटोन इथेनॉल के साथ, ऐसा ही मिक्सचर बनाता है, ऐसा ही सॉल्यूशन बनाता है जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वीकर होते हैं और वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है।
अगर आपसे नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल पूछा जाए तो एनिलीन को ले लीजिए, एनिलीन विद एसीटोन, राइट। ये कंपाउंड्स आप लोग जो है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा इसका एग्जांपल हो सकता है एसीटोन विद फिनोल। तो ये हमारे को एग्जांपल्स दो आप याद रख लीजिए। आइए अब एक बहुत ही अच्छा टर्म समझते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा टर्म, एजियोट्रोप। ये क्या होता है जी? देखिए, हम ऐसा मान लेते हैं एक हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें दो लिक्विड्स का एक बाइनरी सॉल्यूशन है। तो ए भी जो है इसमें वेपर्स बनाएगा और बी भी इसमें वेपर्स बनाएगा, VABB मतलब वेपर्स ऑफ ए एंड बी। इनका जो मोल फ्रैक्शन है और जो इसका मोल फ्रैक्शन है, मतलब वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मैं वी जीटा से इसे नहीं डिनोट कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज एग्जांपल दे रहा हूँ। जो वेपर फेज में इनके पार्टिकल का रेशियो है और जो लिक्विड फेज में इनके पार्टिकल्स का रेशियो है, अगर वो सेम होगा तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के हम सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, वी कॉल इट एजियोट्रोप। एजियोट्रोप। अब ये एजियोट्रोप्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। जो एजियोट्रोप्स रॉल्स लॉ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, उन्हें हम क्या होते हैं, वो होते हैं लो बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। और जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव शो करते हैं डेविएशन विज़ावी रॉल्स लॉ, हम लोगों को ध्यान रखना है हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन से कंपेयर कर रहे हैं, उन्हें कहेंगे हाई बॉइलिंग आइसोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स, हाई बॉइलिंग आइसोट्रोप्स। एक और चीज इंपॉर्टेंट में एजियोट्रोप्स के बारे में बता दूं कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है ना, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है, वो चेंज करता ही नहीं है ड्यूरिंग बॉइलिंग। तो इसलिए वी कैन नॉट यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू सेपरेट दीज टू कंपोनेंट्स। So children, let us summarize our discussion on azeotrope. Azeotropes are binary liquids. ठीक है, दो ही components होते हैं having the same composition in liquid as well as vapor phase and they boil at a constant temperature. ये याद रखना है। तीन और important points इनके बारे में याद रखते हैं। First, the azeotropes that show large positive deviation from Raoult's law are called low boiling azeotropes. जिनका large positive deviation होगा वो low boiling होंगे, ठीक है। द एजियोट्रोप्स दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ वो क्या होंगे, हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होंगे और दे कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट। हम इसको यहीं कंक्लूड करते हैं और अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं बिफोर वी प्रोसीड टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं लेक्चर नंबर 2 आप लोगों को पसंद आया होगा। आपको फिर भी कोई डाउट रह गए हैं तो मेरे को डायरेक्ट लिख लीजिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के वो डाउट सॉल्व करने की। लेक्चर नंबर 3 लेकर के बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लाइफ एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग।